नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 7 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 8 के अंतर्गत सर्व समीका। इसमें हम लोग ज्यामिति विधि द्वारा सर्व समीका का सत्यापन सीखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस सर्व समीका की बात करने वाला हूँ वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मेरे प्यारे बच्चों, सर्व समीका के ज्यामिति विधि के सत्यापन से पहले हम लोग कुछ बिंदुओं को स्पष्ट कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। सबसे पहला बिंदु हमारे पास आता है समीकरण। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं समीकरण कहलाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी कुछ शब्दावली पर मैं ध्यान देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर एक शब्द आपको देखने को मिल रहा है समानता सूचक, दूसरा शब्द आपको देखने को मिल रहा है बीजीय कथन। बीजीय कथन पर थोड़ा समय अगर विचार करूं तो बीजीय कथन जैसे x+3 में जो x है वो एक चर राशि कहलाती है। यहाँ पर ये जो चर आया है, जब हम लोग गणितीय बात कर रहे हैं तो गणितीय व्याख्या के अंतर्गत आप जब राशि की बात करते हैं तो राशि दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक को बोलते हैं चर राशि और दूसरे को बोलते हैं अचर राशि। अब जो चर राशि है ये वे राशियां होती हैं जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं तथा ये अपने आप को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूँ, एक व्यवहारिक उदाहरण लूँ तो आप इस बात को समझेंगे। जैसे हमारी उम्र लगातार बढ़ती रहती है। ये ऐसा नहीं है कि चर राशि केवल बढ़ते ही हैं, ये घटते भी हैं। जैसे हमारे नाखूनों का बढ़ना, ये क्या है? ये एक चर राशि का उदाहरण है। हमने काट दिया फिर छोटे हो गए, ये चर राशि है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, कुछ राशियाँ ऐसी भी होती हैं जो निश्चित होती हैं, जो परिवर्तित नहीं होती हैं। और अचर राशियों को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे नंबर 1। अब ये जो नंबर 1 है, अगर आप इस संख्या 1 को देखेंगे तो ये एक ही रहेगा। अगर आप इसे इंडिया में देखते हैं तो भी ये 1 है, अगर आप इसे ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं तो भी ये 1 है, अगर आप इसे उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो भी ये 1 है, और अगर आप इसे कर्नाटका में जाकर के देखते हैं तो भी ये 1 है। इस प्रकार से हम यहाँ पर दो चीज़ों को समझ पा रहे हैं, एक चर राशि और दूसरी अचर राशि। अब हमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होता है, तो चर हमको समझ आ गया। यहाँ पर जो एक शब्द आ रहा है बीजीय कथन, इसमें बीजीय ये x के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बीज को जमीन में बो देने पर क्या होता है? संभावना होती है एक पौधे के उत्पन्न होने की, जन्म लेने की। उसी तरह से यहाँ पर x निश्चित नहीं है, इसलिए इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम बीजीय कथन बोलते हैं। कई बार आप इसे बीजीय व्यंजक के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ये बीजीय कथन है। समानता सूचक चिन्ह ये आ गया, और समानता सूचक चिन्ह के बाद में मान लेते हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया 7। अब ये जो एक्सप्रेशन हमको देखने को मिल रहा है x+3 = 7, इसमें अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो आप सभी लोग जानते हैं x = 7 - 3, तो हमें x की वैल्यू क्या देखने को मिल जाती है? यहाँ से देखने को मिल जाती है 4। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन थी x+3 = 7, यानी ये जो समीकरण था ये x के कितने मानों के लिए संतुष्ट है? केवल और केवल एक मान के लिए संतुष्ट है। यही बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मानों के लिए संतुष्ट होते हैं। यहाँ पर इस शब्द का भी आपको अर्थ समझ आ गया होगा, निश्चित मान, इसे समीकरण कहते हैं। मगर मेरे प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो असल में सर्वसमीका की चर्चा कर रहे हैं। सर्वसमीका ऐसी समीका जो चर के प्रत्येक के मान के लिए सत्य होती है, सर्वसमीका कहलाती है। जैसे अभी आपने जो एक्सप्रेशन देखा a+b का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a² + b² + 2ab। अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूँ, b की भी वैल्यू 1 ले लूँ, तो आप देखेंगे a और b दोनों को 1 रखने पर, मेरे प्यारे बच्चों ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों की सेम वैल्यूज़ लें। एक को 1 ले लिया तो दूसरे को 2 भी ले सकते हैं,
और जैसे ही हमने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया तो ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू 1। मेरे प्यारे बच्चों 1 प्लस 1 2 स्क्वायर, यहाँ से मिलता है 1 प्लस 1 प्लस 2। LHS से जो मिल रहा है वो भी 4 मिल रहा है और RHS से सिंप्लीफाई करने पर ये भी 4 मिल रहा है। अब ये निश्चित नहीं है कि ये A इक्वल 1 और B इक्वल 1 के लिए ही सही होगा। तो यहाँ से जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये प्रत्येक के मान के लिए सत्य होते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू अडॉप्ट, जो आप लेना चाहें, जो आप संख्या चुनेंगे, ये सभी के लिए सत्य होगा। इनको अंग्रेजी में आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं, सर्व समीका। ऐसी समीका जो चर के प्रत्येक के मान के लिए, जो भी हमारे पास चर राशि है, जो भी हमारे पास वेरिएबल है, सभी मानों के लिए ये संतुष्ट होता है। तो दो चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। एक तीसरा पॉइंट जो हमारे पास आता है वो आ जाता है सूत्र। तो कई बार बच्चे डिस्कस कर लेते हैं और ये बच्चों की तरफ से पूछा गया सवाल आप सभी लोगों के लिए कि सूत्र क्या होता है। सूत्र एक समीकरण होता है जो दो या दो से अधिक चरों के बीच किसी संबंध को प्रदर्शित करता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको सूत्र जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो सूत्र का जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ असल में धागा या रस्सी से लिया जाता है। सूत्र का शाब्दिक अर्थ किससे लिया जाता है? धागा या रस्सी से। जिस प्रकार धागा या रस्सी वस्तुओं को आपस में जोड़कर एक विशिष्ट रूप प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार सूत्र भी विचारों को सम्यक रूप से जोड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सूत्र क्या करता है? विचारों को सम्यक रूप में जोड़ने का कार्य करता है। अब जैसे अगर मैं बात करूं एक वर्गाकार, क्या कहा? एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आप जानते हैं भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ये जो यहाँ पर लिखा गया है ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में एक सूत्र है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि सूत्र क्या है, सर्वसमीका क्या है और समीकरण क्या है। तो हमारा मुख्य टॉपिक है वो है सर्वसमीका। नाम से पता चल रहा है, सर्वसमीका एक ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए संतुष्ट होती है, सर्वसमीका कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अपने मेन कंसेप्ट पर हम आ रहे हैं और यहाँ पर जो हम लोग सत्यापन करेंगे वो हम लोग एक नए मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं और थोड़ा सा बैक में आते हैं और बैक में आने पर एक इसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ जो आप लोगों ने सीख रखा है। जैसे मैं अगर पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों सिद्ध करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही होता है, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे? तो कुछ बच्चे यहाँ से LHS पोर्शन पिक करेंगे और LHS पोर्शन लेने के बाद वो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, फिर इसको लिख देते हैं a प्लस बी गुणे a प्लस बी। अब क्या किया बच्चों, एक बार इस a प्लस बी का मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन से तो a प्लस बी, और फिर एक बार हमने ये वाला प्लस का b लिया और फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे एक्सप्रेशन से, क्या मिल जाता है? a प्लस बी। अरे a का अंदर मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा देते हैं? जैसे ही मल्टीप्लाई कराया मेरे प्यारे बच्चों a इंटू ए क्या बना देता है? a स्क्वायर, फिर यहाँ से ab, फिर यहाँ से b का जब a से मल्टीप्लाई कराया तो हमें देखने को मिलता है ba और फिर यहाँ से आपको देखने को मिलता है b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर तो एकदम सही लिखा गया है, ये ab भी सही लिखा गया है, ये जो ba है अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 गुणे 3 कितना होता है तो आप बोलते हैं सर 6 होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणे 2 क्या होता है तो भी आपका जवाब है 6 होता है। इसका मतलब जो अंकीय गुणन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो क्रम विनिमय, विनिमय मतलब आदान प्रदान, क्रम लगा हुआ है यानी क्रम का आदान प्रदान, मतलब जो 2 गुणे 3 है वही असल में क्या है? 3 गुणे 2 है। तो इससे पता चलता है कि जो AB है वही असल में BA है, तो BA को मैंने लिख दिया AB और जो बच रहा है वो क्या है? B स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो ये A स्क्वायर,
फिर ए बी मिलकर के बना देता है 2ab और फिर आपको देखने को मिलता है बी स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर जब हमारे पास एक मेथड है तो फिर दूसरा मेथड क्यों? तो मेरे बच्चों, हमारी जो अप्रोच है वो आंसर लाना नहीं है। मैं हमेशा ही आपको क्लास में पढ़ाते वक्त ये चीज़ बोलता हूँ कि मैथ्स डज नॉट डिपेंड अपॉन दी आंसर, इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस। हमें डिफरेंट एंगल से चीज़ों को देखना है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन एकदम सही है, लेकिन ये गणितीय व्याख्या है। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो ज्यामिति व्याख्या करने जा रहे हैं। इस पूरे एक्सप्रेशन को, यानी ये जो आइडेंटिटी है, जो सर्वसमीका है, इसको सिद्ध करेंगे लेकिन ज्यामिति विधि से। तो मेरे बच्चों, अब हम लोग वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और ज्यामिति के आधार पर इसे समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या छुपा हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वर्गाकार क्षेत्र ले लेना है। तो कोई भी, ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर से ये मैंने ले रखा है, ये एक वर्गाकार क्षेत्र हमने लिया हुआ है, ठीक है। ये क्षेत्र, अगर आप गांव से जुड़े होंगे तो आपको अक्सर ये इस तरीके का खेत वेत देखने को मिल जाता है। घर में भी इस तरीके के पेपर्स जो देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर सच में ये वर्गाकार है तो हमने मान लिया कि इसकी जो भुजा है वो क्या है, सी है। तो ये हमारे पास इसकी साइड आ गई सी, क्योंकि ये वर्गाकार है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चारों भुजाएं कैसी होंगी, समान होंगी। तो जो ये है वही ये है, वही ये है और वही ये है। वर्गाकार में आप जानते हैं कि ये एंगल भी कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। फिलहाल हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें केवल भुजाएं लेना था, तो हमने भुजाएं सी ले ली हैं। अब हमने फिर इसको आगे देखा। हमने ये जो पूरा एक्सप्रेशन जो हमें पीछे देखने को मिल रहा था, इस पूरे एक्सप्रेशन में मैंने क्या कर रखा है, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया, इस तरह से काटा हुआ है कि आपको अब इसमें 4 हिस्से देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो अभी टोटल लेंथ सी था, तो हमने एक लेंथ ए लिया, ये जो आपको रेड कलर का देखने को मिल रहा है। ये अगर ए है तो ये भी ए है, क्योंकि इसको वर्गाकार रूप में ही मैंने काटा हुआ है। ये जो आपको ब्लू कलर का, नीले रंग का आपको दिख रहा है, ये एक आयताकार पटल आपको देखने को मिल रहा है। इसमें एक लेंथ हमारे पास, जो ये अगर ए हो गया, ये सी हो गया, तो बचा हुआ हिस्से को हमने बी मान लिया। और यहाँ से हमको एक चीज़ ये पता चल रही है कि जो सी है वो ए और बी के योग के बराबर होगी। इसलिए आप वहाँ स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि भुजा सी की लंबाई को ए व बी के योग के रूप में हमने लिखा। तो यदि c बराबर a प्लस बी, तो ये कैसे होगा c बराबर a प्लस बी, क्योंकि ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है, इसको हमने कितना मान लिया है, इसको हमने मान लिया है a। और अब जो दूसरा हिस्सा है उसको b मान लिया, तो जो टोटल लेंथ होगी वो इन दोनों के योग के बराबर हो जाएगी। ये लेंथ तो भाई हमारे पास b है, लेकिन ये लेंथ तो सर पता ही नहीं है। अरे पता है बच्चों, अगर इस लेंथ को आप देखें तो ये दोनों तो सेम ही है। तो ये लेंथ हमारे पास a आ रही है, ये देखो ये वाली लेंथ हमारे पास a है। और अगर ये लेंथ हमारे पास a है तो फिर ये भी लेंथ हमें पता चल गई कि क्या है, a है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी, c इक्वल्स टू a प्लस बी। और अब अगर a प्लस बी के आधार पर थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो स्टार्टिंग में मैंने ब्लैक कलर का पूरा एक वर्गाकार पटल लिया हुआ था, अगर वहाँ से हमने क्षेत्रफल निकाला तो क्षेत्रफल क्या आया था, सी स्क्वायर आया था। अब जब हम उसी सी स्क्वायर को एक सेकंड के लिए बस मैं पीछे आपको लेकर के चलना चाहता हूँ, यहाँ पर देखेंगे एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये क्या आ गया है, सी स्क्वायर। ये क्या आया है, सी स्क्वायर। और अभी जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सी की वैल्यू क्या आ गई है, ए प्लस बी आ गई है। तो उसी सी की जगह पर हमने रख दिया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी गुणे ए प्लस बी, ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये जो पूरा कंप्लीट है, एक चीज याद रखना, ये जो पूरा कंप्लीट पटल आपको देखने को मिल रहा है, इसका क्षेत्रफल हमने निकाला है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये एक बात रही। अब देखते हैं, अगर हमने इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा हमारे पास पटल था, अगर हमने इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा, तीसरा हिस्सा ये रहा और चौथा हिस्सा ये रहा, तो अब हम इनको ब्रेक करने जा रहे हैं। हमने जैसे ही ब्रेक किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ब्रेकिंग के बाद एक हिस्सा जो लाल कलर वाला वर्गाकार क्षेत्र था वो अलग हो चुका है। ये लेंथ कितना जा रहा है, a, और ये लेंथ कितना जा रहा है, a। तो फिर ये लेंथ भी a होगा, क्योंकि ये वर्गाकार है, और ये लेंथ भी क्या होगा, a होगा, वर्गाकार है। अगर वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो यहाँ से कितना जनरेट हो जाता है, a स्क्वायर। कितना जनरेट हो जाता है, a स्क्वायर। यानी इस लाल रंग का जो एक वर्गाकार क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना आ चुका है, a स्क्वायर आ चुका है। इसी बात को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ।
ये जो वर्गाकार क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल कितना आ गया, ए स्क्वायर आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन दोनों आयताकार क्षेत्र को भी मैं अलग कर लेता हूँ और अब आपने देखा कि ये दो आयताकार क्षेत्र अलग हो चुके हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं तो इसका जो लेंथ आ रहा है वो ये हिस्सा ए है और ये हिस्सा इसका बी जा रहा है। अभी आपने देखा कि ये ए था जो आपको लाल रंग से रंगा हुआ हिस्सा दिख रहा है, तो ये जो नीले रंग का हिस्सा है इसका भी ये पोर्शन कितना होगा, ए होगा। फिर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन चल रहा है अपने पास, इसमें ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये पटल कैसा है, आयताकार क्षेत्र का है। ये पटल कैसा है, आयताकार क्षेत्र का है। अगर ये आयताकार क्षेत्र का पटल है तो इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बच्चों अपने पास जनरेट हो सकता है, क्या हो सकता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, खूब जानते हैं आप। और लंबाई गुणे चौड़ाई की जब बात करते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जैसे ही हमने क्षेत्रफल निकाला तो आपने देखा लंबाई ए चौड़ाई बी, तो क्षेत्रफल क्या आ गया, ए बी आ गया। नीले रंग के कितने हमारे पास आयताकार क्षेत्र थे, दो थे, तो दोनों का क्षेत्रफल सेम हो जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल ए बी होगा, इसका भी क्षेत्रफल ए बी होगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही नीले रंग के हैं तो दोनों ही समान आकार के होंगे, इसलिए हम दोनों का क्षेत्रफल जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल सेम होगा। और जैसे ही बच्चे हमने दोनों का क्षेत्रफल जोड़ा तो हमारे पास कुल क्षेत्रफल कितना आ गया, 2ab आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब इतना करने के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास एक हिस्सा जो ब्लैक कलर का बच रहा था, जो वर्गाकार क्षेत्र हमारे पास बचा हुआ था, उसको हमने एक नया कलर दिया, एक नए रंग से रंग दिया और वो जो हिस्सा है वो अब आपको देखने को मिल रहा है ये। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर में इसका लंबाई कितना है, बी है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई भी बी है। एक चीज़ क्लियर हो जाती है, स्पष्ट रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि ये कैसा होगा, ये एक वर्गाकार क्षेत्र होगा। अगर हम देखें तो यहाँ से हमको पता चलता है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं, मैंने इन सारे हिस्सों को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है। और जोड़ने के बाद अब आप देखेंगे लाल रंग का जो क्षेत्रफल था वो ए स्क्वायर, नीले रंग के जो आयताकार क्षेत्र थे उनका कुल क्षेत्रफल 2ab, फिर जो नारंगी रंग का जो वर्गाकार क्षेत्र था उसका क्षेत्रफल बी स्क्वायर। और मेरे बच्चों, इन सबको जोड़ने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप देख पा रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर भी आपको ऊपर स्क्रीन में एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये वो स्ट्रक्चर है जो पूरा फुल था हमारे पास, इसी को हमने ब्रेक किया और किस तरह से ब्रेक किया वो भी आप स्क्रीन में यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये इसीलिए यहाँ पर अटैच किया हुआ है ताकि आप चीज़ों को देख पाएँ कि हमें किस तरह से ब्रेकिंग करनी थी। तो फिलहाल मैं ये जो भी आपने यहाँ पर देखा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ज्यामिति व्याख्या आपको बेहतर तरह से समझ आई होगी और जो आपकी एक रटने वाली प्रवृत्ति है उससे आपको ज़रूर मुक्ति मिली होगी, छुटकारा मिला होगा। चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।